हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परचम। माय नेम इज पीयूष एंड आई एम इंग्लिश मेंटर। वापस से स्वागत है आप सभी का इस मैराथन की सीरीज में। और आज भी हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस बैक टू बैक, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चंस स्पेसिफिकली सीपीओ एग्जाम में आए हुए हैं। सो आप ऐसा कह सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक मैराथन होने वाला है, राइट? सो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली आप अप्लाई कर पाते हो। बीच बीच में कुछ क्विज के क्वेश्चंस भी देता रहूंगा, सो बी अटेंटिव कि कौन सा क्वेश्चन मैंने मार्क किया एज अ क्विज, वो आपको मेरे को कमेंट्स में आंसर करके बताना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बट बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड। एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स परचम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है। आप जाके ग्रैब कर सकते हो इस कोर्स को। इस कोर्स में 50 गोल्डन रूल्स के थ्रू मैंने पूरी ग्रामर कवर की है, साथ ही साथ नेमोनिक्स, रूट वर्ड्स और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीकों से मैंने पढ़ाया है वोकैबुलरी। होमोफोन्स को मैंने पिक्चर्स के थ्रू डिफरेंशिएट करके सिखाया है आपको। जैसे दो वर्ड्स होते हैं, सेम उनका साउंड होता है बट उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए मैंने डिफरेंट पिक्चर्स पेश करके आपको सेग्रीगेट करके उनके डिफरेंसेस पे भी क्लैरिफाई किया है। इसी तरीके से मैंने कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको इजी बनाने का पूरा अटेम्प्ट किया है। सो यू कैन गो एंड ग्रैब दिस कोर्स। इस कोर्स के मेन जो फीचर्स हैं उसमें आपको मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशंस भी। तो इस कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहांस करिए और मेक श्योर करिए कि इस बार डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाए। इस कोर्स के रिगार्डिंग या फिर क्लासेस में कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस के एप्लीकेशन पे, जिसका नंबर है 9929507407। आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो। बाई चांस आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आपके पास में मेल आईडी है, दैट इज perchamclasses06@gmail.com। इस पे आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट करोगे क्लियरली लिख के, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट? चलिए शुरू करते हैं ऐसी क्लास को और थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस को एज अ क्विज आपके सामने रखूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले डायरेक्शंस पढ़ देता हूं क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द डायरेक्शंस। सबसे पहले, sentences of a paragraph are given below while the first and the last sentences are in the correct order. The sentences in between, मतलब A से D, are jumbled up. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. इस टाइप के क्वेश्चन को रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन या फिर PQRS का क्वेश्चन भी कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। इसमें करना क्या होता है, कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से पहला टाइप ये है। इस क्वेश्चन में 6 सेंटेंसेस हैं, नेमली 1, A, B, C, D एंड 6। इसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 6 को फिक्स कर दिया गया है, मतलब आपको इसको नहीं छेड़ना है। A, B, C, D शायद प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगे हैं, तो A, B, C, D को यहां पे 4 ऑप्शंस में किस हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो ये प्रॉपर मीनिंग दे सकता है। आपको सिर्फ यही बताना है। मतलब हम ABCD पढ़ेंगे, ये पक्का जंबल्ड लगेगा, मतलब आपको लगेगा जैसे कोई बात पहले कह दी वो बात बाद में कहनी चाहिए थी। तो यहां पे आपके पास में 4 ऑप्शन है कि किस हिसाब से अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये मीनिंगफुल पैराग्राफ बना पाएंगे। ये आप इसको रीड करने के बाद ही पता लगा पाओगे कि कौन सा वाला कैसे अरेंज होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद में आप इसको थोड़े थोड़े वर्ड्स को देख के या की वर्ड्स के थ्रू फटाफट प्रैक्टिस करके आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। बट प्रैक्टिस हमेशा आप पूरा पढ़ने से ही करिएगा। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। During the colonial rule in India, Robert Bruce was the first to notice tea plants growing near Rangpur in 1823. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉलोनियल रूल की बात हो रही है। जब इंडिया में था, रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक आदमी है जो सबसे पहले नोटिस करता है टी प्लांट्स जो रंगपुर में ग्रो हो रहे हैं। 1823 की बात हो रही है, यहां से सेंटेंस शुरू होता है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ए पार्ट कह रहा है द स्पीशीज वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन्स। ठीक है, अभी यहां पे स्पीशीज की बात नहीं हुई है, राइट? यहां पे सीधा टी प्लांट्स की बात हुई है, तो फिलहाल ए को अभी सस्पेक्ट में रखते हैं, ए से शुरुआत नहीं करते हैं। बी कह रहा है बाय 1862। अब देखो एकदम से 1862 पे तो नहीं आ जाएंगे, जस्ट बिकॉज हमने स्टार्टिंग किया 1823 से, तो एकदम से 1862 पे नहीं आएंगे, तो बी से शुरुआत नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। तो बी से शुरुआत नहीं हो रही है। सी देखते हैं, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। अब जैसे द प्लांट्स लिखा है तो यहां पे द जब यूज होता है किसी के लिए भी और किसी भी चीज के लिए, अगर हमने इंट्रोडक्टरी चीज यूज की है तो द प्लांट्स का मतलब है ये वही प्लांट्स की बात कर रहा है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले डिस्कस्ड है।
इसलिए द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर एग्जामिन्ड एंड द कॉन्सिक्वेंस वाज समथिंग फ्रूटफुल। देखो द प्लांट्स किसके लिए यूज किया है, वही प्लांट जो मिला था, और वो प्लांट मिला कहां पे था, ये देखिए नोटिस टी प्लांट्स। इन्हीं प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट के साथ में मुझे कौन सा लेना चाहिए, सी लेना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखे हो तो सी में बोल रहा है द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर एग्जामिन्ड। जब एग्जामिन किया जाएगा तब कुछ भी कंक्लूजन्स पे या फिर किसी भी चीज के रिजल्ट पे हम वापस आ सकते हैं। तो सी के बाद में अगर मैं ए देखूं, ये कह रहा है द स्पीशीज वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन्स। अब जब हमने उन टी लीव्स को एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि ये वैसी ही सेम है जैसी चाइनीज टी गार्डन्स में उगाई जाती हैं, राइट। इसलिए सी के साथ में मुझे ए को फिक्स करना पड़ेगा। अब सी के साथ में ए की एक पेयरिंग मेरे पास में आ चुकी है। अब देखते हैं सी के जस्ट बाद में ए, जिसमें भी नहीं होगा वो हटाते जाएंगे। देखो यहां पे भी नहीं है, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, फोर्थ में भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। इकलौता ऑप्शन दैट इज विद अस इज ऑप्शन नंबर 3, तो सी ए डी बी के साथ हम चले जाएंगे, राइट। ऐसे आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो अपना एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जरूरी नहीं है हर बार आपसे डायरेक्ट देके इनडायरेक्ट पूछे, कभी कभार इनडायरेक्ट फॉर्म देके आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन है द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स व्हाई ही हैड नॉट परचेज्ड अ फुल टिकट फॉर हिज डॉटर। अब यहां पे देखिए अगर आप ध्यान से तो ये लिखा है हैड नॉट परचेज्ड, अभी हैड प्लस V3 लिखा है, हैड प्लस V3 है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में है। तो डायरेक्ट में क्या करना चाहिए, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पे द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर व्हाई हैवंट यू परचेज्ड अ फुल टिकट फॉर योर डॉटर, हो सकता है। सेकंड कह रहा द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर व्हाई डिड नॉट यू परचेज अ फुल टिकट। अब देखो यहां पे V2 हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बाहर हो गया। थर्ड कह रहा द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर व्हाई ही हैड नॉट परचेज्ड अ फुल टिकट फॉर हिज डॉटर। फोर्थ कह रहा द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर व्हाई हैव नॉट यू परचेज्ड अ फुल टिकट फॉर हिज डॉटर। अब यहां पे जैसे यू यूज हुआ था, ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने हिज यूज किया, ये गलत हो गया, फोर्थ भी बाहर हो गया। क्या क्या बचता है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखते हैं। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर व्हाई हैवंट यू परचेज, हैव नॉट के बाद में परचेज लिखा है, क्या हैज हैव हैड के बाद में V1 यूज हो सकता है, नहीं, इसीलिए फर्स्ट को बाहर करेंगे। कौन सा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। तो अल्टीमेटली वील गो विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द करेक्ट चॉइस। नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहां पे सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में होगा। सेंटेंस अगर पैसिव में है तो हम इसकी वर्ब फॉर्म चेक करते हैं। गोल्डन रूल्स में हमने पढ़ा था कि वर्ब फॉर्म चेक करके हमें इंस्टेंटली पता लग सकता है कि कोई चीज एक्टिव में है कि पैसिव में है, राइट। और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे हम अपने कन्वर्जन्स को करते रहते हैं। तो यहां पे देखिए आई एम ऑफन इन्वाइटेड बाय देम टू जॉइन देयर क्लब, क्या यूज हुआ है, एम प्लस V3। तो हमने क्या पढ़ा था, इज, एम या आर के साथ में अगर V3 यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये पैसिव में होता है। इसका एक्टिव करने के लिए हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, यानी कि जिसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वही वाले ऑप्शंस रह सकते हैं, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। आई ऑफन इनवाइट देम टू जॉइन द क्लब हो सकता है। टू देखो द क्लब ऑफन इनवाइट्स मी टू जॉइन देम, अब इसका तो सेंस ही नहीं बन रहा, V1 यूज है बट सेंस नहीं बन रहा, तो 2 को बाहर कर देते हैं। थर्ड देखो दे ऑफन इनवाइट मी टू जॉइन देयर क्लब, ठीक है। फोर्थ दे हैव ऑफन इनवाइटेड, यहां से हैव वाला फॉर्म गलत हो जाएगा, सो 1 और 3 बचता है। देखो आई ऑफन इनवाइट देम टू जॉइन देयर क्लब, अब यहां पे सेंस ही गलत बन गया। फर्स्ट वाले को अगर हम लेंगे, क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे वो लोग इनवाइट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मैं उन लोग को इनवाइट करता हूं, तो हम बात नहीं बदलते हैं, सिर्फ कहने का लहजा बदलते हैं, तरीका बदलते हैं, इसलिए फर्स्ट आउट है, क्योंकि इसने बात को उल्टा कर दिया, इसने बात को एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया। कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 3। सो वील गो विद दे ऑफन इनवाइट मी टू जॉइन देयर क्लब, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो देखते हैं। यू सेड प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। अब ये क्वेश्चन आपको एज अ क्विज देता हूं, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्विज फॉर यू गाइस, ये सॉल्व करके मेरे को दिखाइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई एम रीडिंग आउट द ऑप्शंस। यू सेड दैट प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। सेकंड है यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। थर्ड कह रहा है यू सेड दैट प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर हैड एक्सप्लोडेड एट हर। And fourth says you said that Priya had kept watching television till her mother had exploded at her.
थोड़े थोड़े वेरिएशन है, फाइंड आउट करके दिखाइएगा एज अ क्विज क्वेश्चन। नंबर 5 पे आते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है डिप्लोर, डी लग गया है मतलब जनरली क्या होगा, ये नेगेटिव मीनिंग्स देगा। देखो जब भी वर्ड की स्टार्टिंग में डी लगता है मोस्टली वर्ड्स क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। तो मतलब मेरे को चाहिए एंटोनिम, यानी कि मुझे पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, तो नेगेटिव वाले जो वर्ड्स हैं उनको मैं जनरली एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। यहां पे फर्स्ट कह रहा है मोन, मोन मतलब किसी के लिए विलाप करना, नेगेटिव है बाहर कर देते हैं। प्रेज पॉजिटिव है, डिसलाइक नेगेटिव हटा देते हैं, हेट भी नेगेटिव हटा देते हैं। कौन सा बच रहा, ऑप्शन नंबर 2, यही है इसका चॉइस। डिप्लोर का ऑपोजिट हो जाएगा प्रेज करना। चलो नंबर 6 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब यहां पे सेंटेंस दिया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें नो एरर का ऑप्शन नहीं है, मतलब सेंटेंस में गलती प्रेजेंट है ही है, आपको निकालना है। टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इंप्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। चलिए देखते हैं। टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रादर इंप्रोबेबल स्टोरी, यहां पे गड़बड़ी है, क्या होना चाहिए यहां पे, टोल्ड अ रादर इंप्रोबेबल स्टोरी, टोल्ड रादर एन इम्प्रोबेबल स्टोरी हमें करना चाहिए। तो यहां पे टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल गलत है, थर्ड वाले में एरर मेरे को स्पॉट करनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, टोल्ड रादर एन इम्प्रोबेबल स्टोरी, इस तरीके से करेंगे तब ये सही होगा। यहां पे आर्टिकल का यूज गलत कर दिया है, गलत जगह पे कर दिया है, ठीक है। चलिए नंबर 7 पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहां पे ये सेंटेंस लिखा है, एक्टिव में आपको पैसिव बताना है। कैसे पता करेंगे इसकी वर्ब फॉर्म, व्हाई डिड नॉट योर फादर अकंपनी यू, यहां पे डिड लगा हुआ है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है अगर एक्टिव में, तो पैसिव में कैसे करते हैं, वॉज वर्ब के साथ में V3 लगा देते हैं, वॉज वर्ब के साथ में V3 लगा देते हैं। गोल्डन रूल्स में एकदम आसानी से सिखाया था। एक्टिव में अगर V2 है तो पैसिव में वॉज वर्ब के साथ में V3 लगा देते हैं। चलो देखते हैं। तो व्हाई डिड नॉट योर बी अकंपनीड बाय योर फादर, फर्स्ट तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉज वर है ही नहीं, तो फर्स्ट इज आउट। सेकंड देखो, व्हाई वर यू नॉट अकंपनीड बाय योर फादर हो सकता है। थर्ड, व्हाई वाजंट योर फादर अकंपनीड बाय यू, इसने सेंटेंस का सेंस ही चेंज कर दिया, थर्ड बाहर है, ठीक है। फोर्थ देखो, व्हाई हैव यू नॉट बीन, अब यहां पे हैज हैव के बारे में बात ही नहीं करनी है, 3 ऑप्शंस एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। व्हाई वर यू नॉट अकंपनीड बाय योर फादर, हम बात वही करते हैं, बस उसको घुमा के बोलते हैं, मतलब रिवर्स करके बोलते हैं, लेकिन हम बात ही चेंज कर देंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। Let's get to question number 8. Select the most appropriate synonym of the given word. Mundane का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत कॉमन हो, बहुत ऑर्डिनरी हो, बहुत नॉर्मलाइज्ड हो, ठीक है। यहां पे देखो एबनॉर्मल, इसका मेरे को एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए। एबनॉर्मल बाहर हो जाएगा, वंडरफुल तो नहीं होता, एक्साइटिंग भी नहीं होता है, इट्स ऑर्डिनरी, ठीक है। मंडेन का मतलब होता है कोई चीज जो कॉमन होती है, कोई चीज जो ऑर्डिनरी होती है, इसलिए सिनोनिम में क्या आ जाएगा, मंडेन का सिनोनिम वुड बी ऑर्डिनरी। चलिए 9 पे आते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टैसिटर्न, टैसिटर्न वो लोग होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, अपने अंदर ही सारी बातें रखते हैं और बहुत कम बोलने पे या बहुत कम एक्सप्रेस करने पे भरोसा रखते हैं। तो टैसिटर्न का मेरे को क्या बताना है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है। लैकोनिक लोग बहुत शांत होते हैं, इसलिए बाहर हो जाएगा। रेटिसेंट लोग बहुत शांत होते हैं, कम बोलते हैं, बाहर हो जाएगा। विथड्रॉन है और फिर लोकेशियस है। विथड्रॉन का मतलब है किसी पार्टी से अलग ही अपने आप को समझ रहा है, मतलब इन्वॉल्व भी नहीं है तो बोलेगा भी नहीं। लोकेशियस लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लोकेशियस। चलो नंबर 10, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। अब फिर से ये पैरा जंबल या फिर जिसको रीअरेंजमेंट कहते हैं वैसा ही सेंटेंस है। इसमें सिर्फ 4 सेंटेंस है, जैसे फर्स्ट वाला था उसमें 6 सेंटेंसेस थे, फर्स्ट और 6 फिक्स था, इसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस है, कोई भी फिक्स नहीं है। अब एज पर द सेंस आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा अरेंजमेंट सही है। चलिए रीड करते हैं। योर कॉल्ड्रन गेव बर्थ, रिप्लाइड द होजा, व्हाट्स दिस, आस्क्ड द नेबरहुड पॉइंटिंग टू द पॉट। वन डे Narsuddin Hoja borrowed a cauldron from his neighborhood. A few days later, when he had finished with it, he sent it back with a pot inside it. देखिए ध्यान से, कॉल्ड्रन एक कढ़ाई जैसा होता है या फिर पतीले जैसा होता था पहले, जिसको चूल्हे पे चढ़ा के इसमें खाना बना बनाते थे, और कॉल्ड्रन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 इवेंट्स हो रहे हैं। ए बोल रहा है योर कॉल्ड्रन गेव बर्थ, रिप्लाइड दी होजा, होजा एक रिप्लाई कर रहा है, फिर यहाँ पे व्हाट इज दिस, आस्क्ड द नेबर पॉइंटिंग टू द पॉट। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही 2 लोगों के बीच में। फिर दूसरा जो पार्ट है सी डी, ये कह रहा है कि एक दिन नासिरुद्दीन होजा ने क्या किया, कढ़ाई बोरो की अपने नेबर से। डी बोल रहा है कुछ दिन बाद जब उसका काम फिनिश हो गया कढ़ाई का, तो उसने उसको वापस कर दिया, उसके अंदर एक पॉट डाल के। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहले उसको काम पड़ेगा जिसके लिए उसने बोरो किया है, मतलब सी से मेरे को शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में हम आएंगे कि कुछ दिन के बाद उसने वापस करने के लिए उसको भेजा, उसके अंदर उसने पॉट डाल दिया, जो बात है डी में, सो इट वुड बी सी डी। अब जब उसके अंदर पॉट डाल दिया तो उसने पूछा कि ये क्या है, मतलब ऑब्वियसली नेबर ने सिर्फ कढ़ाई दी थी, उसके अंदर एक पॉट या मटका भी डाल के वापस दे दिया। सो नेबर ने पूछा ये क्या है, तो बी आ जाता है इसके बाद में, सो इट वुड बी सी डी बी। फिर आते ए पे, ए बोल रहा है, उसने फिर जब पूछा कि क्या है ये,
तो उसने रिप्लाई किसने किया, होजा ने। उसने बोला कि तुम्हारी कॉल्डर ने बर्थ मतलब बर्थ दिया है इस कढ़ाई के मतलब कढ़ाई ने बर्थ दिया है एक पॉट को। तो ऐसा एक स्टूपिड सा रिप्लाई दिया होजा ने। सो लास्ट में मेरे को ए चाहिए होगा। अब लेट्स सी सी डी बी ए करके ऑप्शन कहीं पे है कि नहीं। फर्स्ट देखो बाहर हो जाता है, सेकंड बाहर हो जाता है, सी बी ए डी नहीं चाहिए हमें, थ्री इज आल्सो आउट, सी डी बी, सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सी डी बी ए। चलो नंबर 11 पे आते हैं। गिवन बिलो 4 सेंटेंसेस। फिर से मेरे को इसका ऑर्डर चेक करना है। ए बी सी डी दिया है, मतलब कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं है, 4 ऑप्शंस में से बताना है मेरे को कौन सा सही है, राइट। चलिए देखते हैं। द इजिप्शियंस बिलीव दैट द बॉडी एंड सोल वर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ। इजिप्शियंस का बिलीव था कि जो बॉडी है वो इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमंस के लिए, लाइफ जब आदमी जिंदा है तब भी और मरने के बाद भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इंश्योर्ड दिस सोल्स रिटर्न टू द बॉडी सो दैट द डिसीज वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिर्फ ए से स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ए के साथ में कभी डी है, कभी बी है, कभी सी है, और 2 बार यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ए के साथ में क्या बी हो सकता है, चलिए देखते हैं। दिस इंश्योर्ड द सोल्स रिटर्न टू द बॉडी सो दैट द डिसीज वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अभी कुछ किया ही नहीं, मतलब जैसे प्रिजर्व करने के लिए उनके पास में गोल्ड और ये सब चीजें रखते थे, तब हम कह सकते हैं कि इससे इंश्योर करते थे कि जब मरने के बाद सोल वापस आएगी तो उसके लिए जीने का सामान पड़ा होगा। लेकिन अभी तक तो कुछ अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, ए में कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, इसके मतलब ए के साथ में बी को नहीं लग सकते। तो सेकंड ऑप्शन बाहर है और फोर्थ ऑप्शन बाहर है। क्या बचता है, ए डी या ए सी। चलिए देखते हैं ए सी। Their funerary practices such as mummification and burial in tombs were designed to assist the deceased and find their way in the afterworld. ऐसा किया करते थे वो लोग। The tombs were thus filled with food, tools, domestic wares, treasures, all the necessities of life. इसलिए जो उनके टूम्स हुआ करते थे, जिसको टॉम्ब भी बोलते हैं, इट्स टूम, उसको इसलिए फिल किया जाता था फूड से, टूल से, डोमेस्टिक वेयर से, ट्रेजर से और सारी नेसेसिटी जो जीवन में आदमी को जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं तो ऐसा भी जिक्र है कि जो सर्वेंट्स होते थे उनको भी दफना दिया जाता था उनके साथ में ही, कि नहीं आफ्टर लाइफ तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी तो तुम भी जाओ इसके साथ में दफना हो जाओ। तो ऐसा होता था। अभी एक के साथ में सी या एक के साथ में डी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यार, कि सी भी लग सकता है, डी भी लग सकता है। जरा ध्यान देखो कौन सी चीज आपको एग्जैक्टली नोट करनी है। यहाँ पे द इजिप्शियंस यहाँ पे यूज हुआ है, फिर यहाँ पे सी में बोल रहा है देयर funerary practices। जो वर्ड देयर होता है ये पीपल के लिए यूज होता है, लोगों के लिए यूज होता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इजिप्शियन सिर्फ एक बार ही यूज हुआ है, मतलब जो देयर है वो इजिप्शियंस के साथ ही यूज होना चाहिए। यू गेटिंग? इसलिए ए के साथ में मैं क्या रखूंगा, सी रखूंगा, एंड दैट्स हाउ ए डी सी बी बाहर हो जाएगा। इकलौता ऑप्शन कौन सा बचता है, ए सी डी बी। तो इजिप्शियंस के बाद में हम आएंगे देयर funerary practice, फिर हम आएंगे डी पे जिसमें वो क्या क्या किया करते थे, और इस हिसाब से ये इंश्योर करते थे कि सोल जब वापस आएगी मरने के, मतलब मरने के बहुत टाइम बाद सोल फिर से वापस आएगी तो सारी चीजें उनको सेटअप मिलेंगी जो भी जीने के लिए जरूरत है। चलिए नंबर 12 पे आते हैं। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। फिर से ये पैरा जंबल या रीअरेंजमेंट है। चलिए पढ़ते हैं। अ फाइन कैरियज विद रबर टायर्स, अ फैट कैचमैन एंड अ वेलवेट ऑफ द सीट्स rolled up to the house of a landowner called Gribov. A drowsy footman met him in the hall. Are the family at home? asked the marshal. Fyodor Andritek Otsov, the district marshal, jumped out of the carriage. अब यहाँ पे देखो आउट ऑफ द कैरिज जो लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ए में है। ए में डिस्क्राइब किया है कैरिज के बारे में। कार भी मान सकते हो आप इसको, ये कैरिज भी मान सकते हो, या फिर जैसा रथ हुआ करता था पहले, घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, वैसा भी मान सकते हैं। सो दैट सिंपली अ कैरिज। डिस्क्राइब किया है ए में कि कैरिज कैसा है, कैसा था वहां पे। उसमें कोचमैन बैठा, फैटमैन कोचमैन एंड अ वेलवेट ऑन द सीट्स रोल्ड अप टू द हाउस ऑफ अ लैंडलॉर्ड कॉल्ड ग्राइबोव। ग्राइबोव के सामने ये कैरिज एक रुकी जाके, ठीक है। अब इसमें से एक आदमी निकलेगा, ये तो कंफर्म है। ये क्या है, फॉर्डर एंड्रिटेक ओत्सोव द डिस्ट्रिक्ट मार्शल जंप्ड आउट ऑफ द कैरिज। अब पहले कैरिज को डिस्क्राइब किया है, फिर यहां से एक आदमी उस कैरिज में से बाहर निकला है। ये क्रोनोलॉजी है, मतलब टाइम वाइज अकरेंस हो रहा है। पहले कार है, वहां पे आके रुकी, उसमें से फिर आदमी निकलेगा, ये क्रोनोलॉजी है। आदमी पहले निकल के फिर कार रुकेगी, सेंस नहीं बनता। सो ए के साथ में डी रखना कंफर्म है, ए डी का कंफर्मेशन पक्का है। अभी ए डी एग्जैक्टली जिसके साथ में नहीं उसको हटा देते हैं पहले। सो देखो इसमें तो है डी बी ए सी, ये बाहर हो जाएगा, ए सी बी डी ये भी बाहर हो जाएगा, सी बी ए डी इस वाले में है सी बी ए डी, तो सी बी ए डी होना चाहिए या ए डी बी सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सी बी ए डी के बारे में बात करूं तो सी से बात करते हैं। आर द फैमिली एट होम आस्क्ड द मार्शल। अब मार्शल पहले ही कैसे पूछ लेगा, पहले तो उसको उतर के आना पड़ेगा घर में, इसका मतलब है सी शुरुआत नहीं कर सकता। सो सी बी ए डी इज बाहर और ये ए डी बी सी वुड बी इन, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको बताना है एज पर द सेंस कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे फिट करने के लिए। गौतम डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच द कोर्ट। ध्यान से देखिए, ग्रामर में मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी 2 पास्ट की बात होती है, जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट टेंस है
ये अभी अभी की बात हो रही है। मान लीजिए अभी बज रहे हैं 10 और एक इंसिडेंट है जो 9 बजे हुआ है, दूसरा इंसिडेंट है जो 8 बजे हुआ है। ये ऑलरेडी हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए थे एरर स्पॉटिंग एरर के, उनमें भी बताया, बट स्टिल जस्ट हैव अ रिकॉल। 10 बज रहे हैं अभी, 9 बज रहे थे पास्ट में, और उसके भी पहले बजे थे 8। कोई एक काम हुआ जो 9 बजे हुआ था, इसके लिए मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। कोई एक काम है जो 8 बजे हुआ था, मतलब 9 से भी पहले, उसके लिए मैं हैड प्लस V3 लगाऊंगा। हैड प्लस V3 ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं कई बार। तो V2 चाहिए और हैड प्लस V3 चाहिए। जो सबसे पहले हुआ होगा वो हैड प्लस V3 लेगा, जो उसके बाद होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा। चलिए देखते हैं। गौतम डैश ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच द कोर्ट। अब गौतम के जब सीनियर एडवोकेट कोर्ट पहुंचे तो पहले ही डॉक्यूमेंट सारे वापस आ चुके थे। ये बात हो रही है यहां पे। अब जरा देखिए ध्यान से, एडवोकेट रीच द कोर्ट, रीच मतलब V2 हो गया, V2 का काम यहां पे खत्म। कौन सा बचता है? हैड प्लस V3। क्या करेंगे? गौतम हैड रीच्ड, कौन सा लगाएंगे? सॉरी, हैड एग्जामिन्ड, तो विल भी बाहर हो जाएगा, एग्जामिन्स बाहर हो जाएगा, इस एग्जामिन बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 सेज पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, one of them may contain a grammatical error, select the option that has the error, if there is no error select no error। यहां पे एक सेंटेंस है, इसमें नो एरर का पॉइंट भी है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें नो एरर नहीं हो सकता। इस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है और चौथा पार्ट है नो एरर का। तो आप इस सेंटेंस को देखिए और बताइए इस पार्ट में कहां पे एरर है। अगर सेंटेंस बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नो एरर आपको सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, डिड शी। ध्यान से देखो, अब हमने सीखा था ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में 2 पार्ट्स होते हैं। कॉमा के बाद में ही हमेशा हम सिर्फ एरर स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन कॉमा के बाद में 3 वर्ड्स आते हैं और एक क्वेश्चन मार्क आता है। वो 3 वर्ड्स कौन से होते हैं? पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है एक नेगेटिव वर्ड, फिर होता है एक सब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव वर्ड सिर्फ तभी आता है जब कॉमा के पहले नेगेटिव नहीं होता है, मतलब दोनों में से कोई एक साइड को नेगेटिव होना कंफर्म है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड को नेगेटिव करें, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों में से कोई साइड नेगेटिव ना हो, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या कॉमा के पहले एक साइड जो है वो नेगेटिव है? नहीं है। योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहां पे नेगेटिव भी चाहिए, मतलब नॉट लगाना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब, अगर यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डू, डज या डिड। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो डू डज में से लगाते हैं। मदर सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे डज, तो यहां पे डज हो गया, फिर नॉट हो गया। अब सब्जेक्ट योर मदर है इसलिए मुझे शी लगाना पड़ेगा। फादर होता तो ही लगाते था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या बनता है? डज नॉट शी। कॉमा के बाद में डज नॉट शी होना चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा है डिड शी, इसका मतलब है ये गलत है, तो डिड शी पे हम एरर स्पॉट कर देंगे। ऑलराइट, चलो 15 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से यहां पे 4 पार्ट्स में स्प्लिट है, लेकिन इसमें कोई नो एरर का ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखिए इसको। शी डिसाइडेड टू मैरी हिम इन स्पाइट हिज हैबिट ऑफ स्पेंडिंग रेकलेसली। देखिए ध्यान से, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इन स्पाइट और एक होता है डिस्पाइट। एक होता है डिस्पाइट। इंस्पाइट के साथ हमेशा मुझे क्या चाहिए होगा? ऑफ चाहिए होगा, और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। इंस्पाइट यहां लिखा हुआ है बट ऑफ मिसिंग, इसलिए मैं यहां पे ऑफ लगा दूंगा। सो इंस्पाइट जहां पे भी होगा वहां पे एरर स्पॉट कर जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हैज द एरर। नंबर 16 पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। फिर से यहां पे क्या है? एक सेंटेंस है ये वाला, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। 4th पार्ट इज नो एरर। तो देखना है अगर सेंटेंस बिल्कुल सही है तो नो एरर आप स्पॉट कर सकते हो। ऑलराइट, सेंटेंस क्या है? आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी while the time comes। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें एरर मेरे को स्पॉट करनी है कि कहां पे है। अगर आप ध्यान से देखो, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी while the time comes, यहां पे while गलत है, इट शुड बी when the time comes। जब समय आएगा तो मैं पक्का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो यहां पे while की जगह क्या होना चाहिए बेटा? इट शुड बी when, तब ये सेंटेंस सही होगा। सो while जहां पे भी लिखा है वो एरर स्पॉट कर दिया जाएगा, इसलिए 2 ऑप्शन पे हम जाएंगे। चलिए नंबर 17 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इसमें सेंटेंस में एक पार्ट को अंडरलाइन किया होता है। आपको देखना है क्या ये अंडरलाइन पार्ट सही है। अगर हां तो ठीक है, अगर इसमें कुछ गलती है तो गिवन ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करिए। अगर ये सेंटेंस जो अंडरलाइन है ये सही है तो आप सेलेक्ट करोगे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं। शी हैज गिवन अ ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस लास्ट वीक। अब देखो लास्ट वीक दिखा रहा है कि ये क्लियर पास्ट है। जब भी कभी ऐसा होता है लास्ट वीक, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ऐसा लास्ट वीक, ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो ये क्लियर पास्ट पे बात कर रहा होता है। जब भी कभी ऐसा होता है हम सीधा सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं, हैज आपको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इसलिए हैज गिवन की जगह गेव लगा देंगे और ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 से छुटकारा मिल जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो 18 पे आते हैं। सेक्शन ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो व्हाइल फर्स्ट एंड 6 आर फिक्स्ड। देखो ये फिर से पैरा जंबल या रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है।
जिसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6 को फिक्स कर दिया गया है। अब ABCD को आपको वेरी कराना है, जैसा सेंस बनेगा उस हिसाब से आप ऑप्शन को चूज कर लोगे। ठीक है, चलो तो यहां पे फर्स्ट कह रहा है बट अ वेकेशन इज लुक फॉरवर्ड टू एज अ टाइम टू रिलैक्स। अब यहाँ पे जो वेकेशन है उसको कैसा देख रहा है, टाइम टू रिलैक्स के, मतलब रिलैक्सेशन के टाइम की तरह देख रहा है। बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी। अब एकदम से ए पे तो नहीं आएंगे कि डेस्टिनी के अदर प्लान्स थे मेरे लिए, क्योंकि ये जनरलाइज करके एक सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि व्हाट इज वेकेशन, इसलिए फर्स्ट के बाद में ए तो नहीं आएगा। सो लेट्स एलिमिनेट ए से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन 2 बाहर हो गया। बी देखो, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन अ वेकेशन टू गोवा, पॉसिबल है, हो सकता है हो जाए। माय बैग्स वर पैक्ड एंड आई डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली फॉर द नाइट, हो सकता है। डी देखो, इट इज अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन व्हिच इज ऑफन मोनोटोनस। अब ये इट किसके लिए यूज किया है, ऑब्वियसली वेकेशन के लिए। तो जहां पे वेकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है उसी के आगे ये होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वुड बी कनेक्टेड विद ऑप्शन नंबर डी। तो डी से शुरुआत करनी है, कंफर्म है। अभी डी से जो ऑप्शन है उसी से हम जाएंगे। सो थर्ड बाहर, फोर्थ बाहर, बट लेट्स रीड डी वाला ऑप्शन एक बार, डी बी सी ए। तो डी पढ़ते हैं, इट इज अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन व्हिच इज ऑफन मोनोटोनस। फिर पढ़ेंगे बी, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन अ वेकेशन टू गोवा। फिर पढ़ेंगे सी, माय बैग्स वर पैक्ड एंड आई डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली फॉर द नाइट। देन ए, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी, आई फेल ऑफ द बेड एंड फ्रैक्चर्ड माय फुट। इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर देगा। चल नेक्स्ट पे, नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर से ये कौन सा क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। चलिए देखते हैं। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय एयर आर प्रोहिबिटेड टू कैरी शार्प ऑब्जेक्ट्स इन केबिन बैगेज। क्या कहता है, प्रोहिबिटेड जो वर्ब है, प्रोहिबिटेड के साथ में फ्रॉम यूज होता है, प्रोहिबिटेड के साथ में फ्रॉम यूज होता है, ये 100% कंफर्म है। फिक्स प्रीपोजिशन में आपको मैंने पढ़ाया भी है, प्रोहिबिटेड के साथ में फ्रॉम यूज होता है, और फ्रॉम के बाद में, फॉर के बाद में और ऑफ के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट बाहर है, सेकंड बाहर है, थर्ड भी बाहर है, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग। ठीक है, चलो 19 के बाद में 20th पे देखते हैं। Now 20th says Ankit said to Ashna, do you know that the annual meeting has been postponed? ठीक है, अंकित ने आशना से बोला कि do you know that if annual meeting has been postponed। अब यहाँ पे if वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करनी पड़ेगी, तो जिसमें नहीं है वो हटा देते हैं। देखो फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट इज आउट। सेकंड देखो, अंकित asked Ashna if she had known, यहाँ पे देखो पूछ रहा है do you know। ठीक है, do you know मतलब प्रेजेंट में है, if she had known है। थर्ड कह रहा है अंकित asked Ashna if she knew that the annual meeting had been postponed। फोर्थ कह रहा है अंकित आशना इफ शी वुड बी नोइंग। देखो फोर्थ तो बाहर हो गया, क्योंकि विल के कॉन्टेक्स्ट से बात होती तब हम वुड पे आते। अभी सेकंड या थर्ड देखो ध्यान से, अंकित आस्क्ड आशना इफ शी हैड नोन। यहाँ पे डू यू नो बोल रहा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज किस में करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे शी हैड नोन, मतलब ये गड़बड़ हो गया, सेकंड बाहर है, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अंकित आस्क्ड आशना इफ शी न्यू। देखो न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है हैज बीन पोस्टपोन्ड, तो हैज बीन पोस्टपोन्ड की जगह हैड बीन कर देंगे और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, इसलिए हैड बीन पोस्टपोन्ड पे करेक्ट करा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा। राइट, 21st, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब देखो जब भी बुक आ जाएगा तो ये लीगल की तरफ जाने लगेगा हमेशा। ठीक है, लीगल की तरफ, सजा देने की तरफ, ऐसा बात करेगा। सो ब्रिंग टू बुक इज सपोर्ट समवन, पनिश समवन, काम समवन, टीच समवन। देखो सपोर्ट, काम एंड टीच तो बाहर है, इकलौता जो लीगल की तरफ जा रहा है दैट इज टू पनिश समवन। दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट। नंबर 22 से सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस पैसिव में दिया है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, देखो पैसिव की वर्ब देख लेंगे और एक्टिव में जान लेंगे कि कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होनी है। देखो द वर्कर्स विल नॉट बी सैटिस्फाइड, अब यहाँ पे विल के साथ में बी लगा है, जिसमें भी सिर्फ विल होगा बी नहीं होगा, वही वाला आंसर हम मार्क कर सकते हैं। तो एम्प्टी पॉकेट्स कैन नॉट लगा है, गलत हो गया। सेकंड देखो डू नॉट, ये भी बाहर हो गया। थर्ड देखो एम्प्टी पॉकेट्स विल, ठीक है, एम्प्टी पॉकेट्स वुड, वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये हम सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, इसलिए फोर्थ बाहर है। बचा ही सिर्फ एक ऑप्शन, तो थर्ड इज द आंसर, एम्प्टी प्रोमिसेस विल नॉट सैटिस्फाई द वर्कर्स, तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 3। 23rd देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड इफ ओनली आई कुड लीव माय पास्ट। दिस इज फॉर योर क्विज क्वेश्चन, आंसर नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिएगा और क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करिए। चलिए इट्स फॉर योर क्विज, ऑप्शंस पढ़ देता हूं। शी सेड दैट शी कुड लीव हर पास्ट, शी विश दैट इफ शी कुड लीव हर पास्ट, शी विश दैट शी कुड लीव हर पास्ट, और लास्ट में शी विश्ड इफ शी कुड लीव माय पास्ट। अब देखो यहाँ पे कुड के कॉन्टेक्स्ट से बात हुई है, अब देखो सब में ही कुड यूज किया गया है, बताइएगा कौन सा वाला करेक्ट है। चलो 24th पे आते हैं, fill in the blank with the most appropriate option. He gazed around the room, dash lay hidden a treasure chest. अब यहाँ पे है where of, whereas, whereby and wherein। देखो where of की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, whereas का मतलब तब यूज होता है जब दो ऑपोजिट सेंटेंसेस होते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए whereas बाहर हो जाएगा। whereby का मतलब होता है अगल बगल अगर कोई चीज हो, यहाँ पे ट्रेजर की बात हो रही है, ट्रेजर चेस्ट की बात हो रही है, मतलब जो वो
बक्सा होता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना होता है, तो वो डेफिनेटली गड़ा हुआ होगा या कहीं पे पड़ा हुआ होगा, छुपा हुआ, इसलिए यहां पे हम वेयर बाय ना लगा सकते हैं, सिर्फ वेयर इन होगा जहां पे हम स्पेसिफिक जगह को रिप्लेस कर स्पेसिफिक जगह को डिनोट कर सकते हैं, या फिर जमीन के अंदर अगर कोई जगह है उसको भी डिनोट कर सकते हैं। दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो 25 पे आते हैं। दिस इज सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलो देखो यहाँ पे, द टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान was सक्सेसफुली कैरिड, was प्लस V3 लगा है, ये was हो गया, ये V3 हो गया। was वर प्लस V3 होता है तो क्या होता है, was वर प्लस V3 होता है तो पैसिव होता है। एक्टिव में कैसे करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। चलो जहां पे भी V2 नहीं उसको बाहर कर देते हैं। द टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान सक्सेसफुली कैरिड आउट द साइंटिस्ट ऑफ इसरो, इसका तो सेंस ही नहीं है, बाहर हो गया, इसने बात ही पलट दी। सेकंड देखो, द साइंटिस्ट ऑफ इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट द टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान, हो सकता है द साइंटिस्ट ऑफ इसरो विल सक्सेसफुली, विल के केस में बात नहीं कर सकते, थर्ड इज आउट। फोर्थ देखो, द साइंटिस्ट ऑफ इसरो आर सक्सेसफुली कैरिंग, आर भी नहीं ले सकते, फोर्थ इज ऑल्सो आउट। कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। द साइंटिस्ट ऑफ इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट द टेस्ट फ्लाइट्स ऑफ गगनयान, दैट्स ओनली करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। चलिए 26 पे आते हैं, फिर इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहां पे फिर से मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करनी है। चलिए, ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जब भी कभी ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी, जब भी ईच ऑफ, ईच वन ऑफ या फिर ईच की बात होती है या फिर मान लो एवरी की बात होती है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जब भी कभी ईच होगा या एवरी होगा, सिर्फ ईच या एवरी अगर, तो आप उसके बाद में सब कुछ सिंगुलर यूज करोगे। लेकिन अगर ईच के बाद में ऑफ आ गया या फिर ईच वन ऑफ आ गया, तो आपको नाउन यूज करना पड़ेगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। किसी भी केस में वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। नाउन ईच ऑफ के बाद में प्लूरल हो जाएगा और ईच के बाद में सिंगुलर रहेगा। यहां पे है ईच वन ऑफ, ऑफ आ गया इसलिए पार्टिसिपेंट्स किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन नाउन के बाद में वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, इसलिए यहां पे हमें हैज, हैव, इज, वाज, इस केस वाले ही चाहिए। तो पहले हम प्लूरल वाले को हटा देते हैं। हैव डिजर्व्ड गलत हो गया, डिजर्व भी प्लूरल है इसलिए बाहर हो जाएगा। फोर्थ है डिजर्व एंड फर्स्ट है इज डिजर्विंग। देखो, ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन इज डिजर्विंग एन अपलॉज, मतलब ये एग्जैक्ट मोमेंट के लिए हो गया। अभी हो रहा है कि नहीं ये नहीं पता, इसलिए इस डिजर्विंग को प्रेफर ना करके इट शुड बी डिजर्व्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी एज अ हैबिट की बात हम करेंगे तो डिजर्व्स यूज करेंगे, कि जो भी पार्टिसिपेंट्स एनुअल फंक्शन के वो सब मतलब अपलॉज या तारीफ को डिजर्व करते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, राइट। तो 26 वुड गो विद ऑप्शन नंबर 4। 27 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब ये भी आप खुद से करके दिखाओ, दिस इज आल्सो क्विज, 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्विज है। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड, ये V2 हो गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म वाले ऑलरेडी हमने एक्टिव में कन्वर्ट, सॉरी पैसिव में कन्वर्ट किए हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जब एक्टिव में, तो पैसिव में कैसे होगा करके बताना मेरे को, ठीक है। चलो 28 पे आते हैं। Select the correct direct form of the given sentence. The old man prayed to God to help him in his hour of sorrow. देखते हैं जरा यहाँ पे। The old man said, अब सब में said है, चलो आगे बढ़ते हैं। Oh God help me in my hour of sorrow. सेकंड कह रहा है God must help him in an hour of sorrow. अब ये अपने ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। The old man prayed to God to help him in his hour of sorrow. अब ये old man खुद के लिए बात कर रहा है, तो God must help him थोड़ी यूज करेगा, इसलिए 2 बाहर हो गया। थर्ड देखो, the old man said, oh God help him in my hour of sorrow. थर्ड भी बाहर हो जाता है। फोर्थ देखो, the old man said, oh God help me in his hour of sorrow. ये भी बाहर हो गया। फर्स्ट देखो, the old man said, oh God help me in my hour of sorrow. First is in, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना पड़ेगा। अपने ही कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा है तो him his नहीं लगा सकते बेटा, राइट, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 29 पे आते हैं। Select the correct active form of the given sentence. May you be blessed with good health. अब देखो, may के साथ में be लगा है, मतलब ये पैसिव हो गया। एक्टिव में कौन सा हो जाएगा, जिसमें सिर्फ may होगा, be नहीं आना चाहिए। should वाला बाहर हो गया। May God good health bless you. May God bless you with good health. सेकंड, फोर्थ बोल रहा है God should bless you. should नहीं लगा सकते, फोर्थ बाहर। सेकंड और थर्ड बचता है सिर्फ। अभी सेकंड में लिखा है May good health bless you, थर्ड लिखा है May God bless you with good health। सेंसिबल कौन सा है यहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, 2 बाहर है, क्योंकि अगर हम ब्लेसिंग्स दे रहे होते तो अल्टीमेटली वी कनेक्ट विद गॉड, तो इसलिए प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 को, May God bless you with good health, ठीक है। चलो 38 पे आते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये लूज योर मार्बल्स है। पता है बचपन में, जब मेरा बचपन था, मतलब आज से लगभग 15-18 साल पहले की बात कर लेते हैं, मार्बल्स नाम की एक टॉफी आया करती थी, जिसके लिए अभी स्किटल्स नाम की टॉफी आती है। मतलब छोटी छोटी मार्बल्स जैसी बॉल्स होती है, उसको च्यू करने में बहुत मजा आती है। तो अगर वो मेरा कहीं गिर गया या फिर मेरे से किसी ने छीन लिया, सो आई हैव टू लूज माई टेम्पर, की मतलब अब तो पक्का लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप याद कर लो कि लूज योर मार्बल्स का मतलब है जब आप बहुत गुस्सा हो जा रहे हो, यू आर गोइंग इनसेन, तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट इसका निकल के आ जाएगा। सो लूज योर मार्बल्स का मतलब क्या निकलता है, लूज रिस्पेक्ट गलत है, मिस एन अपॉर्चुनिटी गलत है, बी नर्वस गलत है, गो इनसेन मतलब एकदम इंसानियत से बाहर आ जाओ, मतलब आप एकदम आक्रोश में आ जाओ। सो दैट्स हाउ इट्स मीनिंग वुड बी
found. So first, second, third बाहर है, it should be go insane. So fourth option would be correct. Number 31 पे आते हैं. Select the correct direct form of the given sentence. Question number 31 ले लो as a quiz. पक्का. She exclaimed with regret that she had acted very foolishly. बढ़िया, यहाँ पे exclaimed use कर दिया गया है. I've acted very foolishly, she said. अब इसमें she said सब में है. अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, बताइए कौन सा वाला आंसर होने वाला है. बढ़िया क्वेश्चन एकदम, आंसर करके बताइए इसको. चलो 32 पे आते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट. ये किसका है? ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का. अंडरलाइन पार्ट को बताना है गलत है कि नहीं. चलो देखते हैं. शेरपास हैव प्रॉस्पर्ड एंड कम अलोंग द वे फ्रॉम बीइंग जस्ट पोर्टर्स टू बिकमिंग माउंटेनियर्स. काफी चतुराई से यहाँ पे गलती करी गई है. जरा देखिए, कम अ लॉन्ग वे, ये 4 वर्ड्स हैं. अगर मैं अलॉन्ग वे लिख देता हूं, इसका मतलब है साथ में चलते आए हैं. अलॉन्ग वे लिखता हूं, इसका मतलब है बहुत हद तक इंप्रूवमेंट्स हो चुकी है, मतलब काफी लंबा टाइम या फिर काफी लंबा इंप्रूवमेंट वो कवर कर चुके हैं. इस तरीके से बात हो जाएगी. तो यहाँ पे शेरपास के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत आगे आ चुके हैं या फिर बहुत सारा डेवलपमेंट देख लिया है, इसलिए कम अलॉन्ग द वे यहाँ पे गलत है. बहुत चतुराई से इसमें गलती करी है, इसलिए कम ऑल अलॉन्ग गलत है. सेकंड देखो, आर कमिंग अलॉन्ग गलत है. नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा. कम अलॉन्ग वे शुड बी ऑप्शन नंबर 4. देखिए यहाँ पे ये हो रहा है. ठीक है, चलो 33 पे आते हैं. यहाँ पे क्या कर रहा है? पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज एन ऑप्शन. One of them contains a grammatical error. ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है. चलिए पढ़ते हैं. The captain along with all the sailors were warmly welcomed back home by the town people. देखो हमने पढ़ा था ऐसे वर्ड जिसमें हमेशा दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट पहले और एक बाद में. उसमें along with था, together with था, as well as था, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे. जब भी कभी ऐसा होगा, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब चलाएंगे. तो यहाँ पे कैप्टन है पहला वर्ब जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर. तो वर्ब की जगह क्या लगाना पड़ेगा बेटा? वॉज लगाना पड़ेगा. देखो तो यहाँ पे कौन सा वाला गलत है? पार्ट नंबर 2 में गलती है. ठीक है, 34 पे आते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाला ब्लैंक फिल कर सकता है. इफ आई गो टू बैंगलोर आई डैश विद माई नेफ्यू. क्या हो जाना चाहिए? देखो इफ के बाद में अगर यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है तो इधर आप लगा सकते हो विल, इधर आप लगा सकते हो शैल, इधर आप लगा सकते हो कैन, इधर आप लगा सकते हो मे. लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट लिखा होगा तो इधर आप लगा सकते हो वुड, इधर आप लगा सकते हो शुड, इधर आप लगा सकते हो कुड और इधर आप लगा सकते हो माइट. तो ऐसा ही हो सकता है. गो लिखा है, प्रेजेंट है, इधर क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे. तो देखो हैव स्टेट बाहर हो गया, स्टे बाहर हो गया, स्टेट बाहर हो गया. इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज विल स्टे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस. चलिए नंबर 35 पे आते हैं. आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. आई गेस ठीक है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है. द टू बसेस मूविंग साइड बाय साइड गिव द इल्यूजन ऑफ बीन स्टेशनरी. क्या पढ़ा था हमने? ऑफ, फॉर एंड फ्रॉम. ये वाले वर्ड्स कभी भी आएंगे, इनके जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकती है? सिर्फ आईएनजी. ऑफ बीन गलत है, इट शुड बी ऑफ बीइंग स्टेशनरी होगा, आईएनजी. इसलिए ऑफ बीन स्टेशनरी में एरर स्पॉट कर सकते हैं. फोर्थ इज आउट, मतलब फोर्थ है ऑप्शन करेक्ट. 36 पे आते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. ले लो इसको भी, ये क्वेश्चन ले लो, क्विज का क्वेश्चन है. बाय हुम हैव दीस फैक्ट्स बीन वेरीफाइड. थोड़ा सा हिंट दे देता हूं. देखो यहाँ पे लिखा है हैव प्लस वेरीफाइड. ठीक है, हैव बीन वेरीफाइड. क्या लिखा है ये? हैव बीन वेरीफाइड किसमें हो गया? पैसिव में हो गया. हैज हैव बीन प्लस V3 क्या हो गया? पैसिव. इसका एक्टिव कैसे करेंगे? हैज या हैव प्लस V3 करना पड़ेगा, पैसिव हो जाएगा. अब बताओ इसमें से कौन सा वाला इस तरीके से करेक्ट फॉर्मेशन दे रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. 37 पे आते हैं. Select the correct direct form of the given sentence. 37. Looking at his watch, Bareen Babu observed that they were running more or less on time. First देखो, looking at his watch, Bareen Babu said they had been running more or less on time. Looking at his watch, Bareen Babu said. सब में सेम चीज है. They were running more or less on time. We are running more or less on time. या फिर we have been running more or less on time. देखो क्या कह रहा है? Observe that they were running more or less on time. वर हो गया, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है. अब इसको मैं अगर डायरेक्ट में लूंगा तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा. इसका मतलब है पास्ट वाले सारे बाहर है, प्रेजेंट वाले को इन करना पड़ेगा. दे हैड बीन फर्स्ट इज आउट. सेकंड देखो दे वर रनिंग, अब ये भी बाहर हो गया. थर्ड देखो दे वी आर रनिंग मोर और लेस ऑन टाइम हो सकता है, वी हैव बीन रनिंग, ये भी बाहर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस. कितना आसान है यार ये. वर्ब्स पकड़ो, आंसर कर दो. नेक्स्ट 38 पे आते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 फिलर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा. फर्स्ट एंड सेकंड. शी वाज सो बिजी डैश राइटिंग दैट. अब देखो शी वाज सो बिजी, यहां पे 2 प्लस V1 हो सकता था या फिर इन प्लस V की ING हो सकती है. कौन सा वाला फिट करेंगे? देखो राइटिंग लिखा है इसलिए इन लगाएंगे, तो पहले वाले में इन आ जाएगा, मतलब थर्ड पे जाना पड़ेगा. सेकंड देखते हैं. दैट व्हेन द मेड केम इन शी डिड नॉट हियर. अब केम के बाद में तो सिर्फ इन ही यूज हो सकता है इन सारे ऑप्शंस में से, तो सिर्फ हम ऑप्शन नंबर 3 को ही प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, चलो 39. बैड ब्लड, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, फैमिली ऑफ इल रिप्यूट, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल. इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बाहर है. ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करा दूं या आपको दे दूं होमवर्क के लिए? चलो करा देता हूं। हिज मदर अकंपनीज हिम वेयरएवर ही गोस। अकंपनीज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो एक्टिव में होता है। इसका पैसिव में कैसे करते हैं? इज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ये पैसिव बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ही हैज अकंपनीड, बाहर हो गया। ही वॉज अकंपनीड, बाहर हो गया। थर्ड, ही इज अकंपनीड हो सकता है ही अकंपनीज हिज मदर। फोर्थ इज ऑल्सो आउट। कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर 3 बचता है। ही इज अकंपनीड बाय हिज मदर वेरेवर ही गोज। देखो सिर्फ इकलौता यही है जिसमें इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। कितना आसान है यार ये। तो वो 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको क्विज के लिए दिए हैं, डेफिनेटली यू हैव टू आंसर देम। कमेंट्स में वेट करूंगा, जिसके आंसर सही होंगे डेफिनेटली आई लाइक देम, एंड अगली बार अगली क्लास में कोशिश करूंगा आई कॉल आउट देयर नेम्स कि किसने किसने करेक्ट आंसर्स किए हैं, राइट? सो प्लीज डू देम और कमेंट्स करते रहा करिए ताकि एग्जैक्टली आपको नोट डाउन करने में इजी हो कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं फिर आपसे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।